Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel Organic Chemistry by Alina. Today we will be doing this concept hyperconjugation and we'll solve different questions which are explained on the basis of hyperconjugation. Their stability is explained on the basis of hyperconjugation concept. This will be the last effect under GOC and we'll be dealing with this in this video. So hyperconjugation is a stabilizing effect. It is known by two other names, which is no bond resonance and Baker and Nathan effect. These were the two scientists who studied this concept in differently substituted alkyl benzenes. Okay. अब हाइपरकॉन्जुगेशन से हम इसकी एप्लीकेशंस किधर हैं, ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कार्बोकेटाइंस को, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंटली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स. ठीक है, इन दोनों के केस में हाइपरकॉन्जुगेशन से आप स्टेबिलिटी बता सकते हो. ठीक है, अब कार्बोकेटाइंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटाइन. इनकी स्टेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी यू हैव सम आइडिया दैट we explain their stability on the basis of plus I effect, inductive effect. I've already made a video on this topic where plus I is incorporated to explain the stability of these different carbocations. Different alkenes में भी हम stability order बता सकते हैं hyperconjugation use करके. Okay, तो कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी प्लस आई पर तो आपको पता है, लेकिन कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी हाइपरकॉन्जुगेशन को यूज करके भी यू कैन टेल. नाउ लेट अस सी व्हाट हाइपरकॉन्जुगेशन एक्चुअली इज. तो हाइपरकॉन्जुगेशन इज द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सिग्मा बॉन्ड फ्रॉम अ फिल्ड सिग्मा बॉन्ड टू अ वेकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू इट. ठीक है, एक सिग्मा बॉन्ड होगी हमारे पास. फॉर एग्जांपल ये एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि बनी है sp3 और हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के ओवरलैप से. s ऑर्बिटल एंड कार्बन इज sp3. सो इनके ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बनी है और इस सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. दिस सिग्मा बॉन्ड हैज फिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ओके, तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है इस सिग्मा बॉन्ड में और यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन है. कार्बोकेटाइन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास एक वेकेंसी है, वेकेंट ऑर्बिटल है. ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट इसमें कर सकता है. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज हाइपरकॉन्जुगेशन. हाइपरकॉन्जुगेशन कहता है कि एडजेसेंट वेकेंट ऑर्बिटल में ये सिग्मा बॉन्ड के ये सिग्मा बॉन्ड इधर है और ये कार्बोकेटाइन इसके जस्ट एडजेसेंट है, इसके जस्ट नेक्स्ट है. तो ये यहाँ पर हाइपरकॉन्जुगेशन अप्लाई हो सकता है. सिग्मा बॉन्ड से वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर हो जाना हाइपरकॉन्जुगेशन इसी से डील करता है. ओके, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फिल्ड सिग्मा बॉन्ड टू अ वेकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू इट. ठीक, अब वेकेंट से मतलब कार्बोकेटाइंस के केस में अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, क्योंकि वेकेंसी तो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल से ही क्रिएट होती है. ठीक है, तो यहाँ आई हैव शोन दिस इज my sp3 hybridized carbon which is not a carbocation. This is my sp2 hybridized carbon which has electron deficiency. This is my unhybridized p orbital which is vacant. Okay, अब ये vacant है और ये just filled bonding orbital के साइड में इस सिग्मा बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट है. तो ये सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसमें ट्रांसफर हो जाती है. ठीक है, ये हाइड्रोजन ये कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है ये वेज बॉन्ड है. आई होप यू ऑलरेडी नो व्हाट अ वेज बॉन्ड डिनोट्स. इट शोज दैट द बॉन्ड इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. ठीक है, ये बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है और ये बॉन्ड जो डैश्ड लाइन डिनोट कर रही है, दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं. अगर हम ये CC बॉन्ड को अलोंग अ पेज कंसिडर करें कि ये पेज के थ्रू है, तो ये हाइड्रोजन ये पेज से बाहर आ रहा है और ये हाइड्रोजन पेज के अंदर जा रहा है, पेज के पीछे जा रहा है. ओके, तो ये I hope this is clear. The electron density from a filled sigma bond
is transferred to a vacant orbital adjacent to it. This is what we call as hyperconjugation. ठीक है, अब हाइपरकॉन्जुगेशन से हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं. स्टेबिलिटी इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपरकॉन्जुगेशन. तो कैसे करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड कार्बोकेटायंस. एल्कीन्स की भी बात करें और कार्बोकेटायंस की भी, बिकॉज दीज टू हाइपर कॉन्जुगेशन में हम इन दो की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक एल्कीन सिस्टम ओलेफेनिक सिस्टम और एक कार्बोकेटायन सिस्टम. Stability of alkenes and carbocations on the basis of hyperconjugation is explained by the number of hyperconjugative structures possible. ठीक है, तो जितने hyperconjugative structures होंगे उतनी ही एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी या फिर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी. ठीक है, अब hyperconjugative structures किस पे डिपेंड करते हैं? Hyperconjugative structure depends upon number of alpha hydrogens. This sign is known as alpha like this. Okay, alpha hydrogens. अब हमने पता कर लिया कि एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की बात करें या फिर कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी की बात करें, दोनों की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करती है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली, नाउ दिस इज नॉट अल्फा साइन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Okay, stability of alkene or carbocation is directly proportional to number of hyperconjugative structures और number of hyperconjugative structure directly proportional है number of alpha hydrogens के. जितने alpha hydrogens होंगे, this is alpha, जितने alpha hydrogens होंगे उतने ही hyperconjugative structures होंगे और जितने hyperconjugative structures होंगे उतनी ही हमारी stability होगी. तो suppose alpha hydrogens की अभी हम बात करेंगे कि alpha hydrogens होते क्या हैं. Suppose alpha hydrogens 9 है, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स HS कितने होंगे? वो भी 9 होंगे. और स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी हाई होगी. ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में? अगर अल्फा हाइड्रोजन 1 है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे 1 और स्टेबिलिटी कितनी होगी? स्टेबिलिटी कम होगी इस स्ट्रक्चर से. इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हाई है, इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी. और एक्सट्रीम केस अगर अल्फा हाइड्रोजन 0 हो जाए तो स्ट्रक्चर हमारा वेरी लेस स्टेबल हो जाता है. स्ट्रक्चर लेस स्टेबल. एटलीस्ट हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अल्फा हाइड्रोजन आप इजीली देख सकते हो. अल्फा हाइड्रोजन आर द हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन. ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन आर द हाइड्रोजन विच आर अटैच्ड टू अल्फा कार्बन. अब अल्फा हाइड्रोजन की बात की तो अल्फा कार्बन आ गया. अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है उनको अल्फा हाइड्रोजन कह देंगे. अब अल्फा कार्बन क्या होता है? ये कार्बोकेटाइन सिस्टम है और ये ओलेफेनिक सिस्टम है, एल्कीन सिस्टम. ठीक है, इन दोनों के केस में अल्फा कार्बन वही होगा जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, लेकिन अल्फा कार्बन की डेफिनेशन अलग अलग होगी. यहाँ कार्बोकेटाइन है, जो कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा, मतलब ये कार्बन, ये कार्बोकेटाइन है, इधर ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है इस कार्बन से, तो ये कार्बन को हम बोल देंगे अल्फा कार्बन. ओके, और जब ये अल्फा कार्बन हो गया तो अल्फा हाइड्रोजन तो डायरेक्टली आ गए, द हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन. तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीनों अल्फा हाइड्रोजन है. ओके, तो कार्बोकेटाइन के केस में अल्फा कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन इज द कार्बन directly attached to carbocation. ओके, अब ओलेफेनिक एल्कीन सिस्टम में देखते हैं अल्फा कार्बन क्या होता है. अल्फा कार्बन इज जो कार्बन एल्कीन सिस्टम से डायरेक्टली अटैच्ड है. एल्कीन सिस्टम ये है हमारी C डबल बॉन्ड C, दिस इज द एल्कीन बॉन्ड डबल बॉन्ड. इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं. दिस इज द अल्फा कार्बन. ठीक है, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन आर देयर, तो 3 हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन है और ये अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन एल्कीन के केस में इफ वी हैव टू डिफाइन, अल्फा कार्बन इज द कार्बन डायरेक्टली attached to alkene
कार्बन, ओके, या फिर ओलेफेनिक कार्बन। इस कार्बन को आप एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एल्कीन के केस में अल्फा कार्बन को आप एलाइलिक कार्बन भी कह सकते हो, राइट। एलाइलिक कार्बन भी बोल सकते हैं हम। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये अगर sp2 है तो इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा वो एलाइलिक कार्बन होगा, और एलाइलिक कार्बन एल्कीन्स के केस में अल्फा कार्बन होता है, ओके। ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं इस कार्बोकेटाइन सिस्टम में? देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। इन केस ऑफ दिस एल्कीन हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर? अगेन देयर आर 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन्स। इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, ओके। तो अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स है तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे? 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। इधर भी 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, इधर ये जो कार्बोकेटाइन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कार्बोकेटाइन? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शरी है? ऑल्सो जस्ट टेल मी द नेम, थिंक ऑफ what could be the name of this carbocation. This is my positive charge on carbon and this carbon is attached to only one carbon. तो ये carbon is a primary carbocation. Primary carbocation. This is a primary carbocation and what is the name of this? Since this carbon, this is the first carbon, this is the second carbon in this system. There are 2 carbons, so we'll call it as the ethyl carbocation. This is the ethyl carbocation, ठीक है। अब let us see if we have some more questions। हाँ, ये रहे 2 questions है। This is part A of the question, this is part B of the question. You just have to tell the number of alpha hydrogens in structure A and structure B, okay। This is an alkene, this is a carbocation. आपको क्या देखना है? सिर्फ अल्फा कार्बन सर्च करना है। ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन्स होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। अल्फा कार्बन मिल गया, अल्फा हाइड्रोजन्स उससे अटैच्ड हाइड्रोजन्स है। तो 3 यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3, तो 3 + 3 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल बी देयर बिकॉज 6 अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। इस एल्कीन में देखते हैं, C डबल बॉन्ड C ये है, C डबल बॉन्ड C से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, जो एलाइलिक कार्बन होंगे, उनको हम अल्फा कार्बन कह देंगे। तो ये कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है जो कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है। ये कार्बन डबल बॉन्ड का पार्ट है और इससे डायरेक्टली अटैच्ड ये कार्बन है, तो ये एक अल्फा कार्बन हो गया। और ये कार्बन भी एल्कीन ओलेफेनिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये भी अल्फा कार्बन हो गया। इससे अटैच्ड ये हाइड्रोजन भी अल्फा हाइड्रोजन्स एंड दीज हाइड्रोजन्स विल आल्सो बी अल्फा हाइड्रोजन्स। So 3 + 3 6 alpha hydrogens. You should not be confused कि ये दोनों हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे कि नहीं। ये हाइड्रोजन्स ओलेफेनिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, कोई कार्बन इनके बीच में नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, ओके। ये अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, ना ही ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। यहाँ कोई अल्फा कार्बन नहीं है इस बॉन्ड के बीच में, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सिमिलरली ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज देयर इज नो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बोकेटाइन बिटवीन दिस एटम एंड दिस एटम, ठीक है। ये एटम किसी अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। अगर ये होता तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो जाता, बट इस केस में ये नहीं है। तो A स्ट्रक्चर हैज 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स एंड 6 अल्फा हाइड्रोजन। B structure also has 6 alpha hydrogens. जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स विल बी 6 and 6। अब आपको पता चल गया हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे आते हैं। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट। पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाना भी तो आना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स को आई राइट एज HS। ये एक एब्रिविएशन आई एम यूजिंग just to avoid writing this complete lengthy word, ठीक है। तो HS I'll write for hyperconjugative structures. Here you have again the ethyl carbocation. This is again ethyl carbocation. This is sp2 hybridized carbon, this is sp3 hybridized carbon, okay। तो ये कार्बन
कैसा हो गया, अल्फा कार्बन, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन बिकॉज दिस इज डायरेक्टली अटैच्ड टू माय कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन है और इससे अटैच्ड ये तीनों HA, HB, HC, दीज ऑल 3 हाइड्रोजन्स आर माय अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है। ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स है। अब इधर HA, HB, HC, ये जो सबस्क्रिप्ट्स मैंने लिख रखे हैं A, B, C, ऑल दीज आर जस्ट, नॉर्मली आप ऐसे ही लिखते हो H, 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 इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, बट just to show different hyperconjugative structures, I have taken a subscript with all these hydrogen atom HA, HB and HC, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये बहुत सिंपल सा, I've just written these subscripts on my own, ठीक है। अब ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, हम देखते हैं कैसे होंगे। अब तीनों अल्फा हाइड्रोजन है तो तीनों की वजह से एक एक हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बॉन्ड के बीच में, C और HA बॉन्ड के बीच में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इधर हमारे पास वैकेंसी है, p ऑर्बिटल वेकेंट है इधर, तो इसलिए हमारे पास यहाँ वैकेंसी है जहाँ पर कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को। सो व्हाट हैपेंस, दिस CHA बॉन्ड breaks partially and donates electrons to this vacant p orbital, ठीक है। so we get, ठीक है। तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जहाँ एक वैकेंसी है, देयर इज एन अनहाइब्रिडाइज्ड वेकेंट p ऑर्बिटल, और इधर C और HA बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द सिग्मा बॉन्ड। तो क्या होता है, इस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करनी है। अगर मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर दूं C डबल बॉन्ड C के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, C डबल बॉन्ड C बन जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड C सिस्टम क्रिएट हो जाएगा और ये p ऑर्बिटल वेकेंट नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई जिसकी वजह से p ऑर्बिटल वेकेंट नहीं रहा, ओके। यहाँ H ऐसे ही रहता है, यहाँ H ऐसे ही रहता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स C और HA बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए तो C और HA बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हो जाती है और HA एज अ प्रोटॉन यहाँ रिलीज हो जाता है, पार्शियली, अगेन पार्शियली। HB और HC रिमेन इन देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। तो ये एल्कीन सिस्टम बन गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड पार्शियली क्रिएट होती है और ये CHA बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन में, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर द इलेक्ट्रॉन्स दैट वी आर डीलोकलाइजिंग, these are sigma electrons and sigma electrons are strongly held in the bond, ठीक है। pi bond as compared to sigma bond थोड़ी वीक होती है, तो pi electrons की शिफ्टिंग इज मच easier than sigma electrons, ठीक है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हमारे इतनी आराम से, ये बॉन्ड CH बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इतनी आराम से नहीं टूट सकती सिर्फ एक कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये पार्शियली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करती है और पार्शियली ये बॉन्ड ब्रेक होती है, ठीक है। इस तरीके से इफ यू शो दैट विल ऑल्सो मेक सेंस। पार्शियली हियर HA इज प्रेजेंट एंड दिस इज ऑल्सो पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की खत्म करने के लिए यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और पार्शियल पॉजिटिव की फॉर्म पर हो जाता है, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर कि ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक नहीं होती है क्योंकि द इलेक्ट्रॉन्स विच वी आर डीलोकलाइजिंग आर नॉट पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स विच आर स्ट्रांगली हेल्ड बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द रिस्पेक्टिव एटम्स, ठीक है। C और HA के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स काफी टाइटली शेयर हो रहे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इतने आराम से इधर नहीं आते, इसलिए हम पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग और पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है क्योंकि HA ब्रेक हुआ, इसलिए आप HA को कहीं और नहीं लेकर जा रहे, HA इधर ही प्रेजेंट है जहां वो पहले प्रेजेंट था। अब दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा HB की वजह से, ठीक है। तो HA रिमेन्स हियर, HC रिमेन्स हियर। अब HB अगर इधर आएगा तो ये HB भी इधर आ सकता है, HB की सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ C डबल बॉन्ड C H H और इधर HB पॉजिटिव, ठीक है। ये सेकंड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आएगा HC के कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से, ओके। HC
the electrons in this CHC double bond, CHC sigma bond, they come here, stabilize this positive charge and give another hyperconjugative structure as this: HA here, HB here, HC positive double bond C H H. This is the third hyperconjugated structure. ठीक, अब आपको इसमें देखना है हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे. दिस इज अनदर एल्कीन सिस्टम. ठीक है, ये किस तरीके का एल्कीन है? एल्कीन सिस्टम पर कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? This is one alpha carbon, this is another alpha carbon, so there are 3 alpha hydrogens on this carbon, 3 alpha hydrogens are here on this carbon, so total 6 hyperconjugated structures are possible because 6 alpha hydrogens are present. ठीक है, तो अब इधर देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम hyperconjugative structures. ठीक है, तो let me write 3 alpha hydrogens of this carbon as HA, HB, HC, and let me write this methyl group intact. ठीक है, तो ये यहाँ पर एक हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, और इधर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था ऑपोजिट स्पिन का. इन दोनों के ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड क्रिएट हुई. अब ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारे पास पाई ऑर्बिटल है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, सिंगली ऑक्यूपाइड है. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में सिंगली ऑक्यूपाइड है. ठीक है, तो ये HA की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकता है ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बिकॉज इट इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड. तो यही होता है यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड के, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर पार्शियली डोनेट होते हैं और C डबल बॉन्ड C कैरेक्टर इधर डेवलप होता है, जिसकी वजह से अब कार्बन की वैलेंसी अगर यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी H, तो पेंटावेलेंट कार्बन की स्टेट आ रही है जो कि पॉसिबल ही नहीं है. तो ये कार्बन डबल बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ेगा इस कार्बन पे. तो फर्स्ट हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3H single bond C, HB here, HC here, here you have H. A double bond is created between this carbon and this carbon because of hyperconjugation, and this double bond is no longer present here, it is present in the form of negative charge on this carbon. ठीक है, यहाँ पर क्योंकि HA बॉन्ड पार्शियली ब्रेक हुई तो HA एक प्रोटॉन की फॉर्म पर इधर प्रेजेंट रहेगा, इधर ही अपनी पोजीशन पर. ठीक है, अब HA की वजह से ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आया, HB की वजह से भी तो आ सकता है सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. तो ऐसा ही होता है. नेगेटिव, व्हेन दिस HB कम्स हियर, दिस बॉन्ड अगेन हैज टू शिफ्ट ऑन दिस कार्बन. ठीक है, तो C के ऊपर HA इज प्रेजेंट हियर, HC इज प्रेजेंट हियर, यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हुई, H इज हियर, HB has come here in the form of proton. Similarly, HA, HB का तो आपने बना दिया, HC भी तो ऐसे ही कर सकते हैं. HC has the carbon and HC bond, HC atom both share an electron pair over this sigma bond. ठीक है, इस sigma bond के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये यहाँ शिफ्ट होता है और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी. तो CH3 सिंगल बॉन्ड C, H, negative charge, single bond, double bond, H, carbon, HA here, HB here and HC positive. ठीक है, तो ये 3 हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स आ गए इस मिथाइल के कंट्रीब्यूशन से. अब दूसरे मिथाइल के कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर से भी सिमिलर 3 स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे. ठीक है, 3 स्ट्रक्चर्स और आ जाएंगे इसी तरीके से. तो उस केस में लेट मी ड्रॉ वन हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस वन ऑफ दीज alpha hydrogens. Baki you can draw because this is a very easy task. You have already seen how to draw different resonance structures in multiple videos that I have posted in the past. तो ये तो बनाना काफी easy हो जाएगा आपके लिए. I'm drawing this methyl group with blue pen. So इधर HA prime, HB prime, HC prime. Let me write
single bond C, H is here, double bond C, single bond CH3, single bond H. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, जैसे ये था अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है और ये तीनों हाइड्रोजन्स भी अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, जो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जब पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगी तो इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर आ जाएगा इस मिथाइल की कॉन्ट्रीब्यूशन से, ये HB prime, HC prime, HA prime is present in the form of proton on its position only. A double bond is created here. H is here, single bond C, negative, H here and CH3 here. This is the first hyperconjugative structure due to this HA prime's contribution. ठीक है, तो इस केस में, इस मिथाइल ग्रुप के केस में ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। अच्छा, आप किसी को भी कर सकते हो, HA को पहले मैंने इधर रिमूव किया, आप इधर HC को भी कर सकते हो, HB को भी। इट इज ऑल थ्री हाइड्रोजन, सिंस दे आर आइडेंटिकल, यू कैन शो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन एनी वे यू लाइक, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल है, तो आप किसको रिमूव कर रहे हो पहले, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, अच्छा, ये 1, 2, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, दिस विल बी द फोर्थ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, एंड 5 and 6 विल कम if you remove HB, and when you remove HC you will have the sixth hyperconjugative structure. 5 और 6 इधर से आ जाएंगे, HB के कॉन्ट्रीब्यूशन और HC के। तो जैसा हमने थियोरेटिकली प्रेडिक्ट किया था कि 6 हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, उतने ही हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो hope it is clear that how you have to draw different hyperconjugative structures taking into consideration different alpha hydrogens. Okay, I hope you'll be able to draw different hyperconjugative structures in other existing carbocations and other olefinic systems. अच्छा, अब एक और बात, आपके if I have already told you कि hyperconjugation को we also call as, hyperconjugation is also known by the name no bond resonance. No bond resonance, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब हम इसको हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं? अब एक्चुअल रेजोनेंस में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे। ठीक है, जिस रूल में एक रूल ये कहता है कि रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ईच एटम रिमेन सेम, हर एटम की पोजीशन सेम रहनी चाहिए। ठीक है, कोई बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो जानी चाहिए। अब इधर अगर आप देखो, HA इधर प्रेजेंट था, HA अब इधर प्रेजेंट नहीं है, HA यहाँ से पार्शियली डिटैच हो चुका है, तो ये एक्चुअल रेजोनेंस नहीं है, तो इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम। और इधर नो बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिटैच हो, जो एटम डिटैच हो रहा है इस कार्बन से, पेरेंट चेन से, ये जो हाइड्रोजन डिटैच हो रहा है, इसके बीच में रेजोनेंस इस हाइड्रोजन की वजह से ही हो रही है, बट इस हाइड्रोजन की बॉन्ड इस कार्बन से अब प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है, ये बॉन्ड अब ब्रेक हो चुकी, पार्शियली ही सही, बट दिस बॉन्ड हैज समहाउ ब्रोकन। ठीक है, तो इसलिए नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। फर्स्ट, बिकॉज द रिस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ईच एटम इज नॉट सेम, HA और C के बीच में एक बॉन्ड होनी चाहिए थी, जो बॉन्ड अब कंप्लीटली यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, पार्शियली इट इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट कंप्लीटली प्रेजेंट, तो दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। C और HA के बीच में जो बॉन्ड पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं है। अगर HB का कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो C और HB के बीच में जो बॉन्ड थी वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, HC और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड पहले एग्जिस्ट कर रही थी वो यहाँ बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। दिस इज नॉट एक्चुअल रेजोनेंस, दैट इज व्हाई यू डोंट call it as the actual resonance. It is a different effect which arises because of only alpha hydrogens present. ठीक है, और ये explain करता है stability of systems where a vacancy is present either in the form of carbocation or in the form of alkene. Also hyperconjugation को आप बता सकते हो, just a second. Hyperconjugation also explains the stability of different carbocations, also radicals. रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करता है, बिकॉज रेडिकल्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी को भी हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब आपको देयर इज वन क्वेश्चन, यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज, दिस कार्बोकेटायन एंड दिस कार्बोकेटायन। आपको इस कार्बोकेटायन के डिफरेंट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बताने हैं।
बनाने हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स अगो। ठीक है, तो इसका हम पहले सिस्टम को देखते हैं किस तरीके का सिस्टम है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। ये कार्बन, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और ये कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन कार्बन हियर एंड अनदर कार्बन हियर। इट इज अटैच्ड टू टू अल्काइल चेन्स, टू मिथाइल ग्रुप्स। सो दिस इज अ सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन। ये एक सेकेंडरी टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन में दिस इज अ वेरी फेमस सिस्टम। दिस इज व्हाट वी कॉल एज आइसोप्रोपाइल केटाइन। दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल केटाइन है। अब ये एक अल्फा ग्रुप है, ये भी एक अल्फा ग्रुप है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा कार्बन है, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। ये कार्बन, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। सो 3 hydrogens are here, 3 hydrogens are here. This is, suppose I name it as C1. C1 has 3 alpha hydrogens, C2 has again 3 alpha hydrogens. So 3 hyperconjugated structures will be there because of C1 and 3 hyperconjugated structures will be there because of C2. 3 hyperconjugated structures because 3 alpha hydrogens on C2 and C1 are present. Total 6 hyperconjugating structures will be there. ठीक है, so if you get any difficulty, these are the 3 different hyperconjugated structures. C1 को मैंने रेड से डिनोट किया है, तो इस मिथाइल ग्रुप के जो इन 3 अल्फा हाइड्रोजन्स के जो कंट्रीब्यूटर्स होंगे हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, उनको आई हैव ड्रॉन विद रेड 1 2 3। एंड जो दूसरे मिथाइल ग्रुप के कंट्रीब्यूटर्स हैं हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स, उनको मैंने ब्लू से डिनोट किया है। दिस इज द 4th स्ट्रक्चर, 5th स्ट्रक्चर, 6th स्ट्रक्चर। टोटल हाइपरकॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर 6। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ यू गेट एनी प्रॉब्लम, फेस एनी प्रॉब्लम, this is the solution, complete solution which I have shown here. Now stability order of carbocations. मैंने इधर different carbocations ले रखे हैं, आपको इनका stability order बताना है on the basis of both inductive effect भी और hyperconjugation से भी। Just a second, hyperconjugation से भी H, let me write hyperconjugation as H। ठीक है, तो ये किस तरीके का कार्बोकेटाइन है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस study the type of carbocation that we have here. This carbon has no alkyl group attached, only hydrogens are there on this carbocation. 3 hydrogens हैं, तो इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन एक मिथाइल कार्बोकेटाइन है, right? This is a methyl carbocation. This carbocation, this carbon with a positive charge has 2 hydrogens and this carbon is the alpha group attached directly. ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि ये कार्बोकेटाइन डायरेक्टली एक अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है। ये कार्बोकेटाइन इधर एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है बट 2 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, सो इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन 3 अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, 3 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर, सो इट इज अ टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन। इनके नेम्स इफ यू सी दिस, इसको तो मिथाइल कार्बोकेटाइन ही कहेंगे, इसको यू नो वी कॉल इट एज द इथाइल कार्बोकेटाइन, इथाइल कार्बोकेटाइन। दिस कार्बोकेटाइन इज द आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन सॉरी। एंड दिस कार्बोकेटाइन जिसके पास 3 मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड है, इट इज नोन एज द टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। Butyl because there are in total 4 carbons, 1 2 3 4, 4 carbons are there, that's why the word butyl is there, and a tertiary type of carbocation is involved, that's why we are writing a T here in its name to denote the nature which is tertiary. ठीक है, अब प्राइम इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पर लेट अस सी प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर कौन इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल है। प्लस आई के इफेक्ट के बेसिस पर आपको पता है ये मिथाइल ग्रुप्स जो होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू sp3 थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। हाँ, सो प्लस आई के बेसिस पर अगर आपको स्टेबिलिटी बतानी होगी तो आप कैसे बताओगे? यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ऑलरेडी पता है कि sp3 से थोड़ी ज्यादा होती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड की, बिकॉज s कैरेक्टर इज more, S character is higher in sp2 hybridized carbon than in sp3 hybridized carbon. ठीक है,
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा इधर से। सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई इज देयर बट प्लस आई इज लेस। तो प्राइमरी में तो एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी में 2 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर, सो प्लस आई इज एनहेंस्ड। ठीक है, प्लस आई इज एनहेंस्ड। टर्शरी में 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज तो इधर बहुत कम एग्जिस्ट करता है। दिस इज अ वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन बिकॉज 3 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर, प्लस आई इज वेरी हाई। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट एज दिस। इधर थोड़ा प्लस आई है, इधर ट्वाइस प्लस आई इफेक्ट है बिकॉज देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स। दिस कार्बोकेटाइन इज वेरी स्टेबल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी तो काफी खत्म हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो रही है क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं। ठीक है, और इधर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं तो प्लस आई तो एब्सेंट है, एब्सेंट। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, टर्शरी की सबसे ज्यादा स्टेबल, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर गिवन बाय प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन की बात अगर हम करें ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इधर अगर हम देखें हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी हम कैसे बताएंगे, सिंपली जस्ट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। इथाइल कार्बोकेटाइन में 1 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस कार्बन, सो दिस इज द अल्फा कार्बन, और 3 अल्फा हाइड्रोजन इसलिए इधर है प्रेजेंट, 3 अल्फा हाइड्रोजन, दीज 2 आर नॉट अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बन से, कार्बोकेटाइन से, तो दोनों का नेचर अल्फा कार्बन हुआ। और एक एक कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन से 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। इस कार्बोकेटाइन सिस्टम के पास 3 कार्बन ऐसे हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड है कार्बोकेटाइन सेंटर से, तो तीनों का नेचर अल्फा कार्बन हुआ। एंड ईच अल्फा कार्बन हैज 3 हाइड्रोजन अटैच्ड। इस केस में 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं हर अल्फा कार्बन के पास, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इधर है। इधर 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, इधर 3, इधर एक भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से जिसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सेकेंडरी के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3, तो इन दोनों में से द isopropyl carbocation will be more stable, which is secondary, then primary, then methyl। ठीक है, तो प्लस आई के बेसिस पर भी और हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर भी सेम ऑर्डर आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाए तो यू विल इनकॉर्पोरेट बोथ दीज इफेक्ट्स इन योर आंसर्स। ओके, प्लस आई इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट करना है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इन दोनों में से द मोर स्टेबिलाइजिंग इफेक्ट इज ऑफ कोर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर स्टेबिलाइजिंग देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपको याद रखना है। अगर यू हैव अ कॉम्पिटिशन बिटवीन बोथ दीज इफेक्ट्स, अगर ये दोनों इफेक्ट्स ऑपोजिट ऑर्डर में वर्क कर रहे होते तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। Now stability of alkenes on the basis of inductive effect and inductive effect and hyperconjugation effect। पर उससे पहले हम इसमें भी नेमिंग देख लेते हैं stability of alkenes की। Okay, so here आपके पास ये एल्कीन सिस्टम है जिसके पास कोई अल्फा कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब एल्कीन सिस्टम के पास सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और कोई अल्काइल ग्रुप अटैच्ड नहीं होता, इट इज सिंपली इथीन मॉलिक्यूल। और अगर नेचर ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको बताना है एल्कीन का, तो इट इज अनसब्सटीट्यूटेड एल्कीन, अनसब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। इधर इस CC डबल बॉन्ड के पास 3 हाइड्रोजन है बट 1 अल्काइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस CC डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये कैसा है, ये दिस इज अ प्रोपीन मॉलिक्यूल। और सब्सटीट्यूशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो दिस इज अ मोनो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, okay, mono substituted alkene because one alkyl group is present on this CC double bond।
इस CC डबल बॉन्ड के पास एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, सो एंड 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, सो इट इज व्हाट वी कॉल एज द डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ये एक डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ये एल्कीन के पास इधर एक अल्काइल ग्रुप, दूसरा अल्काइल ग्रुप, तीसरा अल्काइल ग्रुप, ये 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से वी कॉल दिस एज अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, और इधर CC डबल बॉन्ड के पास चारों तरफ सिर्फ अल्काइल ग्रुप्स ही अटैच्ड है, देयर आर नो हाइड्रोजन्स डायरेक्टली अटैच्ड, सो दिस इज अ टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करनी है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के बेसिस पर हमें बात करनी है एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की। तो आपको क्या काउंट करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए? अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो इधर देखो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं कितने, ब्लू, लेट मी राइट इट विद ब्लू पेन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, कोई अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर। In this structure, in this monosubstituted alkene, how many alpha hydrogens are possible? Since there is an alpha carbon present and three hydrogens are attached to this alpha carbon, so we have 3 alpha hydrogens. In case of this, there are 2 alkyl groups directly attached, 2 alpha carbons are there, and each alpha carbon bears 3 alpha hydrogens. So 3 plus 3, 6 alpha hydrogens. In this disubstituted, in this trisubstituted, 3 alpha hydrogens, 3 alpha hydrogens, 3 alpha hydrogens, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 alpha hydrogens are present. ठीक है, इधर 9 है। इधर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड में कोई ऐसा हाइड्रोजन है नहीं जिसका नेचर अल्फा ना हो। सारे अल्काइल ग्रुप्स का नेचर अल्फा है और उन चारों अल्काइल ग्रुप्स से 3 हाइड्रोजन्स डायरेक्टली अटैच्ड हैं। ऑल दीज अल्फा कार्बन्स हैव 3 अल्फा हाइड्रोजन्स and in total they contribute, so these 4 methyl groups, they contribute in total to 12 alpha hydrogens, and 12 alpha hydrogens means 12 hyperconjugating structures. So the stability order will be, stability order is straight away आपको दिख रहा है इधर जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतनी स्टेबिलिटी होती है। दिस इज स्ट्रक्चर ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज E is the most stable, then we have D, then we have C, then we have B and A is the least stable alkene. ठीक है, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे, इधर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे बता रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पर? जितना एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, एल्कीन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन richness of the double bond, electron richness of double bond, and double bond कब इलेक्ट्रॉन रिच होगी? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे जैसे अल्काइल ग्रुप्स, और अगर अल्फा हाइड्रोजन्स भी प्रेजेंट है तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाएंगे देन इंडक्टिव इफेक्ट अलोन। तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस कब बढ़ेगी? जब अल्फा हाइड्रोजन्स बढ़ेंगे, और अल्फा हाइड्रोजन्स के बढ़ते ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो एल्कीन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिचनेस। ये एल्कीन जितनी इलेक्ट्रॉन रिच होगी, मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ सकती है उतनी इसकी स्टेबिलिटी एनहांस होगी। और इलेक्ट्रॉन रिचनेस को वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। आउट ऑफ दीज 2 इफेक्ट्स द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज मोर स्टेबिलाइजिंग। ठीक है, तो हमने बता दिया स्टेबिलिटी कैसे। क्वांटिटेटिवली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से बात करते हैं, बट दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ओके, सो फॉर दिस वीडियो दैट्स इट। In the next video we will see what Baker and Nathan did, and also we'll see why toluene is ortho and para directing even though it does not have any plus m substituent present. Thank you so much for watching. Stay tuned for the next video. Subscribe to my YouTube channel if you haven't, and like this video and share it with people studying this concept. This will be very useful for everyone studying chemistry. Thank you so much. Goodbye for now. We'll meet in the next video.